दोस्तों, आज हम जिस सीरीज को आपके सामने लेकर आए हैं उसका नाम है एंधम वेधम, जो हाल ही में ZEE5 पर रिलीज हुई है और इसकी IMDb रेटिंग है 7.5। कहने को ये एक थ्रिलर सीरीज है, लेकिन इसमें साइंस फिक्शन का भी जोरदार तड़का ऐड किया गया है। जैसे आपने और हमने अब तक सिर्फ 4 वेद ही सुने हैं, लेकिन इसमें बात 5वें वेद की हो रही है और इसके पीछे क्या रहस्यमयी कहानी है वही आपको आज इस सीरीज में देखने को मिलेगी। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की ये एक्सप्लेनेशन। लेकिन उससे पहले अगर आपको हमारा ये काम पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो कहानी की शुरुआत 1972 के मदुराई जिले के एक छोटे से गांव से होती है। इस जगह पर राजशेखर नाम का एक व्यक्ति, जो एक मशहूर आर्कियोलॉजिस्ट होता है, वो वहाँ पर खुदाई कर रहा होता है। तभी यहाँ उसे एक पुराना ताम्रपत्र मिलता है। राजशेखर उस ताम्रपत्र को डिकोड करता है और उसे समझने की कोशिश करता है। इसमें यही लिखा हुआ था कि अब तक लोग जो समझ रहे थे कि भारतीय हिंदू पौराणिक मान्यताओं में सिर्फ 4 ही वेद हैं, पर 5वां वेद भी एग्जिस्ट करता है और 50 साल बाद यानी ठीक 2024 में वो वेद लोगों के सामने आएगा। अब यहाँ से सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और हमें माधवन नाम के व्यक्ति को दिखाया जाता है। वो गाड़ी ड्राइव कर रहा होता है। यहाँ माधवन किसी न्यूयॉर्क में रहने वाले नटराज नाम के आदमी को फोन लगाता है और उससे कहता है कि नटराज, यहाँ पर अजीबोगरीब चीजें हो रही हैं। हमारी स्टोरी जितने भी लोगों को पता थी उनमें से अब कोई जिंदा नहीं है। माधवन उससे कहता है कि मुझे लगता है कि 2 महीने बाद इस धरती पर इंसान बचेंगे ही नहीं, और अगर बचे तो हम फिर मिलेंगे। इसी बीच हम एक अनजान व्यक्ति को देखते हैं जो माधवन को फॉलो कर रहा होता है और मौका पाकर वो माधवन को उसी की कार में मार देता है। अब सीन चेंज होता है और हम अनु नाम की एक लड़की को देखते हैं जो वाराणसी अपनी माँ का पिंडदान करने आई होती है। अनु अपने पापा विश्वेश्वर को फोन करती है जो आर्मी में थे। वो उनसे कहती है कि जीते जी तो आपने मेरी माँ की कद्र नहीं की, कम से कम मरते टाइम तो उन्हें श्रद्धांजलि देने आ जाते। इस वक्त आपको यहाँ मेरे साथ होना चाहिए था। ऐसा कहकर वो फोन रख देती है। जब अनु जा रही होती है तो कोई आदमी उसका पीछा कर रहा होता है और उसका फोटो खींचता रहता है। यहाँ अनु जिस होटल में रुकी होती है वहाँ के मालिक का नाम शास्त्री होता है। शास्त्री जब सो रहा होता है तो उसके कानों में आवाज आती है कि शास्त्री, तुम अपना कर्तव्य निभाओ, अब वक्त आ गया है, तुम उस बक्से को अनु को देकर मेरे पास भेज दो। इस तरह हम अनु को देखते हैं जिसकी मुलाकात वाराणसी में पथी नाम के एक व्यक्ति से होती है जो डॉक्यूमेंट्री बनाने का काम करता है। वहीं जब अनु होटल आती है तो शास्त्री उसके कमरे में आता है और उसके कमरे का दरवाजा बंद करके उसे अपने पास बुलाने लगता है, पर अनु उससे कहती है कि आप ये क्या कर रहे हैं। तभी शास्त्री दीवार के अंदर बने खुफिया कमरे में जाकर वहाँ से एक बक्सा लेकर आता है और अनु से कहता है कि ये लो अपनी अमानत। बीते कई साल से मेरे दादा परदादा इस बक्से की रक्षा करते हुए आ रहे हैं और तुम्हारी पीढ़ियां भी इसी बक्से की रक्षा करती आ रही है। अब ये जिम्मेदारी तुम्हारी है अनु, तुम इस बक्से को सही सलामत एंगारूपुरम के मंदिर में ले जाओ। अनु कहती है कि शास्त्री जी, मैं वहाँ क्यों जाऊंगी, मैं एक सिंगर हूँ और कल पौंडीचेरी में मेरा एक शो है। आप इस काम के लिए किसी दूसरे आदमी को क्यों नहीं ढूंढ लेते। इस बात पर शास्त्री जी उससे कहते हैं कि तुम इस बक्से के बारे में कुछ नहीं जानती। अब यहाँ शास्त्री जी उस बक्से के बारे में कुछ बताने ही वाले होते हैं कि तभी अचानक बगल वाली बिल्डिंग में जिसमें काम चल रहा होता है उसमें से एक ब्लेड सीधा आकर शास्त्री जी के गर्दन में घुस जाती है और वहीं उनकी मृत्यु हो जाती है। अनु अचानक हुए इस हादसे से बेहद डर जाती है और उस बक्से को वहीं छोड़कर भाग जाती है। जब वो सुबह गाड़ी में बैठती है तो एक लड़का उसी बक्से को अनु की गाड़ी में लाकर रख देता है कि मैम, आप अपना बक्सा यहीं भूलकर जा रही थी। अब अनु कैसे भी जल्दी से पौंडीचेरी जाना चाहती थी, इसलिए वो एक बस का इंतजार कर रही होती है। तभी वहाँ उसे एक अघोरी बाबा मिलते हैं जो यहाँ उसके बैग को लेकर भाग जाते हैं। इसके बाद अनु फिर से पुलिस स्टेशन जाकर अपने बैग की कंप्लेंट लिखवाती है और अब ना चाहते हुए भी अनु को वहाँ के एक होटल में रुकना पड़ता है। तभी वो अघोरी उसके पास उसके रूम में आता है और उसका बैग लौटाते हुए कहता है कि तुम एंगारूपुरम जाओ, यही सबके लिए ठीक होगा। वहीं अनु के रूम के बगल वाले कमरे में मिंत्रण नाम का लड़का रुका हुआ होता है। उसके फोन में राधिका नाम की AI होती है। वो उससे ही बातें करता रहता है और मिंत्रण लड़कियों का भी बेहद शौकीन होता है। वो रात भर सिर्फ राधिका से ही बात करता रहता है। अगली सुबह मिंत्रण अनु से मिलता है और वो दोनों बात करने लगते हैं। बातों ही बातों में मिंत्रण को पता चलता है कि अनु पौंडीचेरी जाने वाली है। उसकी AI उसे सलाह देती है कि अगर अनु को पटाना चाहते हो तो उसके साथ पौंडीचेरी जाओ। इसके बाद अनु और मिंत्रण दोनों टैक्सी बुक करके पौंडीचेरी जाने लगते हैं। इधर हम एंगारूपुरम का सीन देखते हैं जहाँ मंदिर के सब पुजारी और जनता मंदिर में एकत्र होकर एक सभा आयोजित करते हैं। सभी पंडित मिलकर मंदिर में एक हवन का आयोजन करने वाले होते ही हैं कि तभी मंदिर के मुख्य महंत रुद्रपति सभी पंडितों से कहते हैं कि जब शिव
शिव जी ने ब्रह्मा जी का 5वां शीश काटा तो उस शीश को किसी जगह सुरक्षित छुपाकर रखा गया। हमारे पूर्वजों का कहना है कि वो सर आज भी यहाँ एंगारुपुरम के मंदिर में ही मौजूद है। यहाँ पर 5वें सिर का मतलब 5वें वेद से होता है, जो इसी साल बाहर आने वाला है। रुद्रपति महाराज फिर सभी पंडितों से कहते हैं कि मंदिर के अभिलेखों के हिसाब से हमारे मंदिर में एक रहस्यमयी खुफिया दरवाजा है, जो कहाँ है वो किसी को नहीं पता, पर वो दरवाजा इसी वर्ष खुलने वाला है और उसके खुलने के उपरांत ही हम मंदिर में हवन और अभिषेक करेंगे। फिर हम अनु और मिंत्रण को देखते हैं जो टैक्सी से पौंडीचेरी जा रहे होते हैं। तभी कुछ पियक्कड़ लोग अनु से छेड़खानी करने लगते हैं, तो अनु इस सबसे गुस्से में आकर ये कहती है कि मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि तुम सबका एक्सीडेंट हो जाए और तुम में से कोई भी ना बचे। अनु की ये बात पता नहीं कैसे पर सच हो जाती है और पियक्कड़ लोगों का आगे जाकर एक्सीडेंट हो जाता है। ये देखकर मिंत्रण, अनु और उनका टैक्सी ड्राइवर तीनों शॉक्ड हो जाते हैं। उधर रुद्रपति अपने बेटे शंभू से कहता है कि हमारे पूर्वजों के हिसाब से उस मंदिर का खुफिया दरवाजा हमारे परिवार वाले लोग ही खोल सकते हैं। हमारी बेटी पूर्णी की शादी होने के बाद वो दूसरे घर चली जाएगी, तो इस परिवार के आखिरी वारिस तुम ही हो। तुम्हें ही इस दरवाजे को खोलना होगा। और हमारे पूर्वजों ने ये भी कहा है कि जो व्यक्ति इस दरवाजे को खोलेगा उसके पिता की मृत्यु निश्चित है, अर्थात तुम दरवाजा खोलोगे और मेरी मृत्यु हो जाएगी। उधर अनु और मिंत्रण जा रहे होते हैं और रास्ता भटक जाते हैं। तभी उन्हें वही अघोरी बाबा मिलते हैं जो उन्हें गलत पता बता देते हैं, जिस वजह से ये दोनों पौंडीचेरी की जगह एंगारुपुरम पहुंच जाते हैं। अनु वहां पहुंचकर उस शास्त्री की बातों को याद करने लगती है और कुछ सोच समझकर वो बक्सा मंदिर में जाकर शंभू को दे देती है। वो कहती है कि वाराणसी के शास्त्री जी ने ये बक्सा आपको देने के लिए कहा है, पर शंभू ये बक्सा लेने से इनकार कर देता है क्योंकि उसी बक्से में उस दरवाजे को खोलने का राज छुपा होता है और दरवाजा खोलने के बाद उसके पिता की मृत्यु हो जाएगी, इसीलिए वो उस बक्से को नहीं लेता। पर अनु उस बक्से को वही मंदिर में छोड़कर चली जाती है। लेकिन गांव का एक व्यक्ति ये सब बात सुन रहा होता है और उस बक्से को ले जाकर गांव के एक बड़े आदमी यानी कि वहां के मुखिया को जाकर दे देता है और वो अनु और शंभू के बीच जो भी बातें हुई वो मुखिया को बता देता है। अब सीन यहाँ से चेंज होता है और हम दक्षा नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कार्तिकी नाम की लॉयर से मिलने आया होता है। वो उससे कहता है कि मैंने एक 3D प्रिंटर बनाया है जो बाकी 3D प्रिंटर से थोड़ा अलग है। मेरे 3D प्रिंटर में आप बायो इंक डालकर प्रिंटर की हेल्प से बॉडी के किसी भी हिस्से को क्रिएट कर सकते हैं। मेरा ये इनोवेशन ही मेरे लिए जी का जंजाल बन गया है। मेरे पास धमकी भरी कॉल्स आ रही हैं। इंटरनेशनल मीट एक्सपोज भी मुझे धमकी दे रहा है कि अगर ये प्रिंटर बाहर आया तो मुझे मार डालेंगे, क्योंकि इस प्रिंटर की वजह से उनका व्यापार खतरे में आ जाएगा। इसीलिए दक्षा उनके खिलाफ एक पिटीशन फाइल करना चाहता है। उधर मिंत्रण और अनु उसी गांव में फंसकर रह जाते हैं। मतलब जैसे ही वो उस गांव से निकलने की कोशिश करते हैं, इन पर कोई ना कोई मुसीबत आती रहती है। कभी गाड़ी खराब होना, कभी बस का ना मिलना। ये दोनों गांव से बाहर निकल ही नहीं पा रहे थे। इसी बीच वहाँ गांव का मुखिया आता है और वो अनु और मिंत्रण को अपने घर गेस्ट के तौर पर आने के लिए इनवाइट करता है। फिलहाल के लिए वो आदमी उस बक्से को अपने पास ही रख लेता है। तभी वो राधिका नाम की लड़की इसी गांव के मंदिर पर आती है। बात असल में ये है कि राधिका को किसी पंडित ने बताया था कि उसकी कुंडली में दोष है। अगर वो इस मंदिर पर 40 दिन रहकर पूजा करेगी तो उसका वो दोष जड़ से समाप्त हो जाएगा। अब हैरान करने वाली बात ये होती है कि राधिका के फोन में जो एआई है वो हूबहू इसी लड़की की तरह दिखती है। उसी एआई ने मिंत्रण को यहाँ राधिका से मिलवाने भेजा होता है। उसी रात एआई मिंत्रण को राधिका को प्यार में कैसे फंसाना है उसके लिए टिप्स दे रही होती है। अगली सुबह हम मुखिया को देखते हैं। वो अपने भाई से बात कर रहा होता है। उसका भाई उससे कहता है कि मैं जल्द ही इंडिया आने वाला हूँ। इस बात को सुनकर मुखिया बहुत खुश हो जाता है। वो अपने भाई के लिए अपना गेस्ट हाउस और उसके बेसमेंट में साफ सफाई करवाने लगता है। इसी बेसमेंट के अंदर मुखिया को एक रहस्यमयी दरवाजा दिखता है। इस समय बिजी होने की वजह से वो उस दरवाजे पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। इसी दरमियान हमें ये बात मालूम पड़ती है कि मुखिया की पत्नी पागल है। जब से उसका बेटा गायब हुआ है वो सबसे यही कहती रहती है कि मुझे मेरा बेटा सब जगह दिखता है। यहाँ एक भवानी नाम की औरत मुखिया की वाइफ की देखभाल करती रहती है। वहीं हम अनु को देखते हैं जो ठान लेती है कि मैं कैसे भी करके इस गांव से बाहर निकल कर रहूंगी और इसीलिए वो जंगल के रास्ते से निकलने लगती है। तभी वहाँ 4 बोने आते हैं और इसका रास्ता रोक लेते हैं और इसे रास्ता भटकाने लगते हैं। वो जंगल में एक नया रास्ता बना देते हैं। दरअसल अनु को ये 4 बोने वाराणसी में भी नजर आए थे। उसी समय वही अघोरी अनु के सामने आते हैं और उसे कंफ्यूज करने लगते हैं। वो अघोरी अनु से यही कहता है कि तुम यहाँ से कहीं नहीं
नहीं जा सकती। फिर हम दक्षा को देखते हैं, जिसने अपने 3D प्रिंटर की सुरक्षा के लिए पिटीशन फाइल किया था। वो अपने कमरे में अकेला बैठकर लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा होता है। तभी एक अनजान शख्स उसे जान से मार देता है और उसके लैपटॉप में जो भी फाइल्स होती हैं वो खुद ब खुद डिलीट होने लगती हैं। दूसरी तरफ वाराणसी में हम पथी को देखते हैं, जो डॉक्यूमेंट्री बनाता है। यहाँ पथी को एक ताम्रपत्र मिलता है और वो पंडितों से मिलता रहता है, सबसे इसी ताम्रपत्र के बारे में जानकारी एकत्र करता रहता है। फिर उसे एक पंडित से इस ताम्रपत्र के बारे में एक गुप्त चीज मालूम होती है। अपने खबरियों के जरिए ये खबर राजशेखर तक भी पहुंच जाती है। दोस्तों, राजशेखर वही आर्कियोलॉजिस्ट होता है जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। राजशेखर की टीम उस पथी को ही हर टाइम फॉलो करती रहती है ताकि वो उस ताम्रपत्र को हासिल कर सके। अब सीन चेंज होता है और हमें नटराजन नाम के एक व्यक्ति को दिखाया जाता है जो अमेरिका से इंडिया आता है। दरअसल बहुत साल पहले नटराजन ने एक कंप्यूटर को यूज किया था। जब नटराजन इंडिया से बाहर अमेरिका चला गया तो उसकी फैमिली ने उस कंप्यूटर को कबाड़ा समझकर बेच दिया। पर ऐसा लगता है कि नटराजन के कंप्यूटर में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं जिनको लेने के लिए वो अमेरिका से इंडिया आया है। अब ये राज तो धीरे धीरे सीरीज के साथ ओपन होगा। वो अपनी फैमिली वालों से पूछने लगता है कि वो कंप्यूटर कहाँ होगा। उधर हम लॉयर कार्तिकी और उसके असिस्टेंट को देखते हैं और उन्हें भी ये पता चलता है कि दक्षा मारा गया है। पिछली बार जब दक्षा इसके पास आया था तो उसने कुछ पेपर्स पर साइन किए थे। वो अपने असिस्टेंट से उस पेपर पर ये लिखवाने लगती है कि दक्षा ने उस 3D प्रिंटर को कार्तिकी के नाम कर दिया है। फिर जब ये दोनों उस 3D प्रिंटर को दक्षा के घर ढूंढने जाते हैं तो उन्हें वहाँ कुछ नहीं मिलता। वो प्रिंटर दक्षा के घर में नहीं था। ये दोनों सब चीजें पता करवाते हैं और वहाँ से उन्हें पता चलता है कि वो 3D प्रिंटर दक्षा ने एंगारूपुरम में कुरियर कर दिया है। इधर मंदिर में राधिका और पूर्णी के बीच अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है। ये दोनों मिलकर मंदिर की देखभाल करने लगती हैं। इसी दौरान राधिका का पिता वहीं के एक पंडित से मंदिर का इतिहास पूछता रहता है। अब मिंत्रण भी राधिका की वजह से मंदिर में चक्कर लगाने लगा था। वो राधिका से बातचीत करने की कोशिश करता है। उसकी एआई उसे जो जो आइडियाज देती है वो सब कुछ फॉलो करता रहता है। अब सीन चेंज होता है और हम डेनी नाम के एक बंदे को देखते हैं जो एक चेक पोस्ट पर एक गाड़ी को रुकवाता है और ड्राइवर को उतारकर मारने लगता है। जब वो उस गाड़ी को पीछे से खोलता है तो उसमें उसे बायो इंक दिखती है। वो उन सब बायो इंक्स को चुरा लेता है। इधर अनु वापस उसी बक्से को शंभू को देने लगती है, पर शंभू हमेशा इस बक्से को लेने से इनकार करता रहता है। इसी दौरान शंभू के पिता रुद्रपति वहां आते हैं और वो इस बक्से को लेकर अपने पास रख लेते हैं। उधर नटराजन को अपनी इंक्वायरी में पता चलता है कि मेरा पुराना वाला कंप्यूटर एंगारूपुरम के मुखिया के पास है। ये पता चलते ही नटराजन एंगारूपुरम की ओर आने लगता है। इस तरफ रुद्रपति उस बक्से को अपने घर ले आते हैं। इस बक्से की चाबी पहले से ही उनके पास होती है। पूर्णी उस चाबी की मदद से इस बक्से को खोलती है तो इसी बीच शंभू का हाथ जख्मी हो जाता है। वहीं इस बक्से के अंदर से एक छोटा सा ताम्रपत्र बाहर आता है। इसके ऊपर कुछ मंत्र लिखे होते हैं। पूर्णी को वो भाषा समझ में नहीं आती। वो अपने दादाजी रुद्रपति को वो पढ़ने के लिए दे देती है। उसी रात वो 4 बोने रुद्रपति के घर आते हैं और कहते हैं कि वो बक्सा तुम्हारे पास सुरक्षित नहीं है, वो बक्सा तुम हमें दे दो। रुद्रपति उनकी बात मान जाते हैं और वो बक्सा उनको दे देते हैं। इसी रात गाँव के मुखिया को कुछ लोग मारने आए होते हैं और वो मुखिया को मार देते हैं। ये सारा वृत्तांत अनु और मित्रण अपनी आंखों से देख लेते हैं। जब अनु उन लोगों को फॉलो करने लगती है तो उसे इस गांव में अपने पिता नजर आते हैं। यहाँ अनु के पिता भी मुखिया को बचाने की कोशिश करते हैं मगर वो भी बचा नहीं पाते। अनु अपने पिता को यहाँ देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। अगले दिन पुलिस वाले उस मुखिया की लाश को ले जा रहे होते हैं और साथ ही साथ पुलिस को जंगल से मुखिया के हत्यारे भी मिल जाते हैं। पुलिस वाले जब इन्हें मार पीट कर पूछते हैं कि तुम्हें किसने भेजा तो ये कहते हैं कि हमें नहीं पता, हमें तो बस पैसे मिले थे। वो पैसे हमें किसने दिए ये नहीं पता। उसी दिन मुखिया का भाई मुकुंदन जूली नाम की एक लड़की के साथ गांव आता है। जूली इसकी बिजनेस पार्टनर और गर्लफ्रेंड दोनों होती है। गांव में आते ही मुकुंदन फॉर्मेलिटी पूरी करने लगता है। वहीं अनु का पिता उससे कहता है कि मैं तुम्हारा फोन ट्रैक करके यहाँ तक आया हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे पूर्वजों का इस गांव से जरूर कोई ना कोई कनेक्शन है। मुझे इस गांव में आते समय वो 4 बोने नजर आए। ऐसे ही सेम बोने मुझे मेरे बचपन में भी नजर आए थे। वो 4 चिरंजीवी हैं और वही 4 वेद हैं। वो उस 5वें वेद की रक्षा कर रहे हैं जिसमें अटूट शक्ति का भंडार है, जिससे हम सर्वनाश और सृजन दोनों कर सकते हैं। जब तक उस मंदिर का वो खुफिया दरवाजा खुल नहीं जाता हमें यहीं रुकना होगा। यही हमारा फर्ज है। इधर पति उस ताम्रपत्र की लैंग्वेज डिकोड करने की
कोशिश कर रहा होता है। पति का एक बेटा होता है विकास, जो माइंड से बहुत तेज होता है। विकास उस ताम्रपत्र में लिखी लैंग्वेज को डिकोड करने लगता है। उसी रात पति के घर पर कोई आदमी चुपके से घुस जाता है और उस ताम्रपत्र को चुराने की कोशिश करने लगता है। यहाँ पति इस आदमी को देख लेता है और उसे मार पीट कर अपने घर से भगा देता है। वहीं लॉयर कार्तिकी का असिस्टेंट एंगारूपुरम पहुंच जाता है और ये पता लगाने लगता है कि वो 3D प्रिंटर किस आदमी को डिलीवर हुआ है। कहानी यहाँ से पास्ट में जाती है और हम देखते हैं कि इटली और फ्रांस के ऑफिसर्स की हत्या हुई है। वहाँ के ऑफिसर इन्वेस्टिगेट करने लगते हैं। बाद में एक सीक्रेट एजेंसी वाले मुकुंदन से मिलने उसके घर आते हैं, क्योंकि एक VPN के जरिए $100 मिलियन एंगारूपुरम में ट्रांसफर किए गए। ऑफिसर्स पूछते हैं कि इतने सारे पैसे तुम्हारे गाँव में ही गए हैं, इसका मतलब कुछ बड़ा होने वाला है। तुम फौरन जूली को वहाँ लेकर जाओ और तहकीकात करो कि वहाँ क्या चल रहा है। फिर मुकुंदन जूली को लेकर गाँव आता है, पर दुर्भाग्य से उसके आने से पहले उसके भाई की मौत हो जाती है। वो उसकी मौत के बारे में भी जांच पड़ताल करता रहता है। अगले दिन अनु किसी की बाइक से इस गांव से बाहर जाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन अनु बार बार उसी गांव का चक्कर लगाती रहती है और आखिरकार हार मानकर बैठ जाती है। तभी उसे उसका पिछला जन्म याद आता है। पिछले जन्म में वो एक सूरवीर योद्धा थी। तभी एक दिन कुछ लोगों ने मिलकर एंगारूपुरम के मंदिर पर हमला किया और उस समय अनु ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए उस मंदिर की रक्षा की। उसी फाइट के दौरान अनु की जान चली जाती है और वहाँ के सब लोग मंदिर के सीक्रेट दरवाजे को बंद कर देते हैं। अनु को अपना पिछला जन्म याद आने पर उसे कुछ कुछ चीजें समझ आने लगती हैं कि मेरा उस मंदिर से कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। उधर पति अपने बच्चे को सुरक्षित करने के लिए एक ट्रिप पर जाने लगता है और कोइंसिडेंटली वहाँ एंगारूपुरम में ही पिकनिक बनाने के लिए आता है। यहाँ पति एंगारूपुरम के मंदिर की फोटो खींचने लगता है। तभी पूर्णी वहाँ आती है। वो पूर्णी से कहता है कि मैं एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने वाला हूँ। यहाँ पति और उसका बच्चा कुछ दिन इसी गांव में रुकने का डिसीजन लेते हैं। फिर हम कार्तिकी और उसके असिस्टेंट को इसी गांव में आते हुए देखते हैं। कार्तिकी मुखिया के घर आती है और वहाँ मुकुंदन को देखकर शॉक्ड हो जाती है। मुकुंदन कोई और नहीं बल्कि उसका क्लासमेट था। फिर वो दोनों स्कूल टाइम की बातें करने लगते हैं। बातों ही बातों में कार्तिकी को मालूम पड़ता है कि मुकुंदन फॉरेन में मीट का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का व्यापार करता है। उसे फिर एकदम से दक्षा की बातें दिमाग में क्लिक होती हैं कि दक्षा ने भी कहा था कि उसे कुछ लोगों ने धमकी दी है। वो मन ही मन सोचती है कि उन धमकियों में शायद मुकुंदन का ही हाथ हो सकता है और उसे मुकुंदन पर शक होने लगता है। तभी वहाँ जूली आती है और मुकुंदन उसका इंट्रोडक्शन कार्तिकी से कराता है। वो उससे कहता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है। इसी समय पुलिस वाले वहाँ आते हैं और मुकुंदन को गिरफ्तार कर लेते हैं। पुलिस वाले कहते हैं कि प्रॉपर्टी को लेकर आपके भाई और आप में विवाद हुए थे, जिनके हमारे पास सबूत भी हैं। पर मुकुंदन उन्हें एक वीडियो दिखाता है जिसमें उसका भाई कह रहा होता है कि हमारे बीच कोई झगड़ा विवाद नहीं है। इस वीडियो को AI से इतनी अच्छी तरह से बनाया गया था कि लग ही नहीं रहा था कि वो नकली वीडियो है। ये किसी ऐसे शख्स ने बनाया होगा जिसको इन सब चीजों की अच्छे से नॉलेज हो। इधर मिंत्रण राधिका को अकेले कमरे में देखकर उससे बातें करने जाता है और राधिका उस पर गुस्सा हो जाती है और कहती है कि प्लीज आप यहाँ से चले जाओ। अगर हम दोनों को किसी ने ऐसे देख लिया तो ये सही नहीं होगा हम दोनों के लिए। मिंत्रण को राधिका की इस बात पर गुस्सा आ जाता है और वो यहाँ से जाने लगता है। तभी वहाँ एक कुरियर बॉय आता है जो मिंत्रण को एक कुरियर देता है। मिंत्रण उससे कहता है कि ये पार्सल मेरा नहीं है, पर कुरियर बॉय वो पार्सल उसको देकर चला जाता है। फिर मिंत्रण अपनी AI से बात करता है और उससे कहता है कि वो राधिका बिल्कुल तुम्हारे अपोजिट है, मुझे वो पसंद नहीं। तुम मेरे लिए जल्दी से एक लड़की को सेट करो, मुझे उसके साथ एंजॉय करना है। AI कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए एक जबरदस्त लड़की को ढूंढ लिया है, मगर पैसों से काम नहीं बनेगा। अभी तुम्हें एक डिलीवरी पार्टनर ने जो पार्सल दिया है, तुम उस पार्सल को लेकर एक आदमी के पास जाओ। वो आदमी तुम्हें बदले में एक और पैकेट देगा। अगर तुम उस पैकेट को उस औरत को दोगे जो मैंने तुम्हारे लिए देखी है, तो वो तुम्हारी बात मानने लगेगी। फिर वो मिंत्रण को उस आदमी का एड्रेस भेज देती है। अब मिंत्रण ये पार्सल लेकर डैनी के पास जाता है। ये वही आदमी है जिसने बायो इंक चुराई थी। डैनी जंगल की खुफिया जगह पर छुपा हुआ होता है। वो पार्सल लेता है और मिंत्रण से कहता है कि तुम शाम को आना और अपना रिटर्न पार्सल मुझसे ले जाना। यही हमें ये बात पता चलती है कि इस डैनी के पास दक्षा का 3D वाला प्रिंटर होता है। इसी समय कार्तिकी का असिस्टेंट वहाँ पहुँच जाता है, मगर डैनी उसे मार देता है। दूसरी तरफ लॉयर कार्तिकी और जूली बेसमेंट में जाने लगते हैं। तभी कार्तिकी की नजर उस सीक्रेट दरवाजे पर पड़ती है। वो दोनों इस दरवाजे को ओपन करने वाले होते ही हैं कि तभी ऊपर से मुकुंदन की आवाज आती है और ये दोनों वहाँ से चले जाते हैं। दूसरे दिन गाँव के लोग और सभी महंत मंदिर के प्रांगण में बैठकर यही चर्चा कर रहे थे कि जब ब्रह्मदेव
का अभिषेक और पूजन किया जाएगा तो कौन सा मंत्र बोला जाएगा, क्योंकि किसी को भी उस मंत्र के बारे में मालूम नहीं होता। यहाँ अनु के पिता कहते हैं कि बचपन में मुझे कुछ लोगों ने ताबीज दिया था और कहा था कि सही समय आने पर इसका इस्तेमाल करना। मुझे लगता है कि ये बिल्कुल सही समय है इस ताबीज के इस्तेमाल का। वो जाकर रुद्रपति को अपना ताबीज देता है। उस ताबीज के अंदर एक छोटा सा मंत्र लिखा होता है। इसे देखकर रुद्रपति काफी खुश हो जाता है। वो कहते हैं कि हमारे पूर्वजों ने हमसे सत्य ही कहा था। इधर मिंत्रण जाने अनजाने में जूली के पास जाता है तो जूली सो रही होती है। वो अपनी एआई से पूछता है कि ये गोरी लड़की कौन है। एआई जूली की सारी डिटेल्स मिंत्रण को बताने लगती है। तभी वहाँ कार्तिकी आ जाती है और मिंत्रण वहाँ से भाग जाता है। इधर मंदिर के सारे लोग उस रहस्यमयी दरवाजे की खोज में लगे हुए थे। इसी दौरान मुकुंदन को राधिका के पिता पर शक होता है। राधिका का फादर कहता है कि मेरे पूर्वज मूर्तियां बनाने का काम किया करते थे। मैं उस काम के बारे में तो नहीं जानता, पर उस काम के पीछे छुपी इंटेंशन को जानता हूँ। मंदिर में स्थित एक एक मूर्ति के अपने अलग अलग अर्थ होते हैं। वो एक डिटेल्स बताते हुए एक प्लेस को दिखाते हैं और वो अंदाजा लगाकर एक जगह बताता है। सीढ़ियों के नीचे की ओर कहता है कि शायद ये दरवाजा यही होगा। कुछ लोग उस जगह पर खुदाई करने लगते हैं। तभी नटराजन मुखिया के घर आता है और स्टोर रूम में जाने लगता है। वहाँ उसे उसका पुराना कंप्यूटर नजर आता है। सीपीयू के अंदर नटराजन को एक किताब मिलती है। वो इसे अपने पास रख लेता है और इसी चीज के लिए उसे अमेरिका से भारत आना पड़ा था। पति भी अपने बेटे के साथ मंदिर में मौजूद होता है। अब पति को फॉलो करते करते राजशेखर भी यहाँ तक पहुँच जाता है। फिर हम देखते हैं कि ये चार बोने पति के बेटे को अगवा कर लेते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे पास जो ताम्रपत्र है वो तुम्हारे पास सेफ नहीं है, वो हमें देकर तुम अपने बेटे को ले जाओ। पति वो ताम्रपत्र उन बोनों को दे देता है और वो उस ताम्रपत्र को जला देते हैं। दूसरी तरफ राजशेखर जब अपना टैब ओपन करता है तो उसे शॉक कर देने वाली बातें मालूम पड़ती हैं। इसके टैब के अंदर एक एआई होता है। 2 साल पहले जब एआई फॉर्मेशन और बेसिक दौर में था, तभी से ये हर इंसान पर राज करती आई है। राजशेखर को उस एआई के जरिए पता चलता है कि उस 5वें वेद में बहुत ज्ञान और शक्ति है। उसके अंदर दुनिया बदलने की ताकत है। इसीलिए एआई 5वें वेद को हासिल करने में लगी होती है ताकि वो इंसानों से भी पावरफुल बन जाए। सही तरीके से समझा जाए तो वो एआई राजशेखर की मदद से उस 5वें वेद को सच करवाती रहती है। अब दक्षा के पास जो 3D प्रिंटर था वो उससे खुद की बॉडी बनवाना चाहती है। मतलब एआई एक रूप लेना चाहती है। डेनी के माध्यम से ये अपना एक शरीर चाहती है। जो लोग इस एआई के बीच में आते हैं तो ये कैसे भी उन्हें खत्म कर देती है और वो अघोरी और बोने हर टाइम वेद की सुरक्षा करते रहते हैं। उधर खुदाई करने पर वो सीक्रेट दरवाजा मिल ही जाता है। दरवाजे के अंदर एक और दरवाजा होता है। उसे खोलने के लिए एक मंत्र पढ़ना पड़ेगा और वो मंत्र वाराणसी से जो बक्सा आया था उसी के अंदर होता है। लेकिन कुछ दिन पहले वो 4 बोने रुद्रपति से वो बक्सा ले गए थे, पर पूर्णी को वो मंत्र याद होता है। पूर्णी उस मंत्र को लिख कर देती है और रुद्रपति उस मंत्र को पढ़ने लगता है। पर जब पूर्णी दीप जलाती है तो दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगता है। दूसरी तरफ डेनी उस प्रिंटर से एक मीट का टुकड़ा प्रिंट करवाता है। जब मिंत्रण उसके पास आता है तो वो पार्सल मिंत्रण को दे देता है। तभी एआई मिंत्रण को एक मैप देकर कहती है कि ये पार्सल यहाँ डिलीवर कर दो। वो लोकेशन कहीं और की नहीं बल्कि मुखिया के घर की ही होती है। मिंत्रण इस पार्सल को भवानी को दे देता है तो भवानी इसे कमरे के अंदर ले जाती है, पर अचानक से यहीं पर भवानी की मौत हो जाती है। तभी एआई मिंत्रण को कहती है कि ये औरत हमारे बारे में सब कुछ जानती है, इसलिए मैंने इसका काम तमाम कर दिया। अब मेरा अगला शिकार तुम ही हो मिंत्रण। तभी डैनी पीछे से आता है और मिंत्रण का गला घोंटकर उसे मार देता है और इसका ब्लड हासिल करके ब्लड और बायो इंक की मदद से उस एआई की बॉडी बनाने लगता है। इधर मंदिर में शंभू काफी दुखी होता है कि पूर्णी ने उस दरवाजे को ओपन करवाया। इसका मतलब अब उसके पिता मारे जाएंगे। इस पूजा में अनु का पिता भी शामिल होता है। रुद्रपति अनु के पिता से पूछता है कि क्या तुम्हारी पत्नी जिंदा है। यहाँ अनु का पिता कहता है कि हाँ, मेरी पत्नी जिंदा है। अब ये सच्चाई सुनकर अनु शॉक्ड हो जाती है कि क्या मेरी माँ जिंदा है। अनु का फादर उसे बताता है कि हाँ, तुम्हारी माँ जिंदा है। तुम्हारी एक नहीं 2 माँ हैं। तुम सेरोगेसी की हेल्प से पैदा हुई थी। जो तुम्हारी असली माँ है वो मुझे और तुम्हें छोड़कर चली गई और जिसने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया वो मर गई, जिसका तुमने पिंडदान किया था। उसी समय शंभू कब्रिस्तान में जाकर डिसाइड करता है कि मैं आत्महत्या कर लूंगा क्योंकि मेरी वजह से मेरे पिताजी की डेथ होने वाली है। सारे गांव वाले इसके पास आकर इसे समझाने लगते हैं कि शंभू, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, तुम वापस आ जाओ। इधर मंदिर में
समय रुद्रपति, पूर्णी और अनु उस वेद की तलाश में उस मंदिर के अंदर जाने लगते हैं। इसी दौरान अनु दुखी होने की वजह से एक गाना गाने लगती है। उसके गाने की वजह से यहाँ जोरदार धमाका होता है, जिसकी वजह से यहाँ एक और दरवाजा ओपन होता है। उसी समय बिजली का तार टूटकर अनु के पिता पर गिर जाता है, जिससे उनकी ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। इसका मतलब इस मंदिर का असली दरवाजा अनु ने ओपन किया था, इसलिए उसके पिता मारे गए। इधर 3D प्रिंटर की मदद से AI में जान आ जाती है। वो जाकर सीधा राजशेखर से मिलती है और उसके साथ मिलकर उस दरवाजे के अंदर जाने लगती है। लेकिन मंदिर के अंदर उस 5वें वेद का कोई जिक्र नहीं होता। ये देखकर उस AI को बहुत गुस्सा आती है और वो कहती है कि मुझे यहाँ तक आने में बहुत साल लग गए, अब मेरी मेहनत बेकार जाएगी। तभी राजशेखर उस AI को आइडिया देने लगता है कि पति के बेटे विकास ने उस ताम्रपत्र को डिकोड किया था। अगर हम उसे पकड़ लें तो हमें कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा। तो वो AI अब विकास के पास जाने लगती है और इसी के साथ ये वेब सीरीज यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, अब एंड देखकर तो पता चलता है कि इसका सीजन 2 भी जरूर आएगा। वैसे आपको ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक और ऐसी ही शानदार वेब सीरीज के साथ। टिल देन, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।